नमस्ते और स्वागत है। नेक्सस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशंस नेटवर्क फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई। इस किताब को युवल नोआ हरारी ने लिखा है। वो बताते हैं कि कैसे सूचना और नेटवर्क के खेल इंसानी सभ्यता के विकास के मूल रहे हैं। हरारी समाज के विकास को स्टोन एज से लेकर एआई एज तक एक नए नज़रिए से समझाते हैं। ये किताब एक सफ़र है जिसमें हम जानेंगे कि कैसे जोड़ों के ये जाल जो कभी एक छोटी सामुदायिक मुलाकात से शुरू हुआ, आज एक ग्लोबल और डिजिटल दुनिया तक पहुंच गया है। ये किताब 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 1 से लेके 5 चैप्टर तक है, जिसमें हरारी ह्यूमन नेटवर्क्स के बारे में बात करते हैं, और पार्ट 2 6 से 8 चैप्टर तक है, जिसमें वो द इनऑर्गेनिक नेटवर्क्स के बारे में बात करते हैं, और पार्ट 3 9 से लेके 11 चैप्टर का है, जिसमें वो कंप्यूटर पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इस अनोखे सफ़र की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशंस। हरारी इस चैप्टर में ये समझाते हैं कि इन्फॉर्मेशंस का असली मतलब क्या है और इसका इंसानी हिस्ट्री में क्या रोल रहा है। वो दिखाते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक डेटा का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसे पावरफुल टूल है जो सिविलाइजेशंस को बनाता और बिगाड़ता है। इन्फॉर्मेशंस कैसे शुरू हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ और आज के ज़माने में कैसे हर चीज़ का बेस है, ये सब इस चैप्टर का फोकस है। व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशंस का मतलब है कि ये चैप्टर उस बेसिक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है जो अक्सर हम इग्नोर करते हैं। इन्फॉर्मेशंस क्या होता है? सिंपल शब्दों में इन्फॉर्मेशंस वही है जो हमें डिसीजंस लेने, कम्युनिकेट करने और अपने इन्वायरमेंट को समझने में मदद करता है। पर इसका स्कोप और इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि ये इंसानी प्रोग्रेस का एक सेंट्रल पिलर बन गया है। हरारी शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल से, इन्फॉर्मेशंस क्या है? वो कहते हैं कि हर इंसानी इंटरेक्शंस, हर कहानी और हर डिसीजंस एक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। पहले के ज़माने में इंफॉर्मेशंस का मतलब था सर्वाइवल के लिए ज़रूरी जानकारी। एक हंटर गैदर को पता होना चाहिए था कि कौन सा जानवर खतरनाक है और कौन सा पेड़ के फल खाने लायक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशंस थी जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, इन्फॉर्मेशंस का यूज़ भी बदलने लगा। जब इंसानी समाज स्टेबल होने लगे तो इन्फॉर्मेशंस के नए रूप सामने आए। कहानियाँ, मिथ और लेजेंड्स ये सिर्फ नॉलेज को ट्रांसफर नहीं करते थे, बल्कि सोसाइटीज़ को यूनाइट करते थे। फिर आई रिटन इन्फॉर्मेशंस, डॉक्यूमेंट्स और टेक्स्ट, जिन्होंने हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना और प्रिजर्व करना पॉसिबल बनाया। यह हर एक नई टेक्नोलॉजी इंसानी सिविलाइजेशंस को एक नए लेवल पर ले गई। हरारी इस चैप्टर में बताते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक मीडियम नहीं था, ये पावर और कंट्रोल का भी एक ज़रिया है। जैसे एक राजा या प्रीस्ट मिथ और स्केयर्ड टेक्स्ट के ज़रिए अपनी अथॉरिटी जस्टिफाई करता था, वैसे ही आज के दौर में गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस डेटा के ज़रिए अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करते हैं। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन हायरार्की है जिसमें जिसके पास जानकारी है उसके पास पावर है। एक और इम्पोर्टेंट बात हरारी हाईलाइट करते हैं वो है कि इन्फॉर्मेशंस का डिस्टोर्ट होना। हर ज़माने में जानकारी को ट्विस्ट किया गया है, कभी प्रोपेगेंडे के रूप में, कभी रिलीजन के नाम पे और कभी मिस इन्फॉर्मेशंस के जरिए। ये दिखाता है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ सच के करियर नहीं है, बल्कि एक टूल है जिससे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। आज के ज़माने में एल्गोरिथम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इन्फॉर्मेशंस का रोल और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। डाटा सिर्फ कलेक्ट नहीं किया जा रहा बल्कि यूज़ किया जा रहा है हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया के एड्स हों या वोटिंग पैटर्न। हरारी कहते हैं कि इन्फॉर्मेशंस का ये कंट्रोल इंसानी फ्यूचर के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि इंसानी प्रोग्रेस का फाउंडेशन है। हर एक एरा में इन्फॉर्मेशंस का रोल अलग रहा है, सर्वाइवल से लेकर यूनिफिकेशंस और अब ऑटोमेशंस तक। ये सिर्फ डाटा नहीं बल्कि पावर और कंट्रोल का एक जरिया भी है। इन्फॉर्मेशंस को समझना, उसका मिसयूज पहचानना और उसका सही यूज़ करना ही एक सक्सेसफुल और इथिकल सोसाइटी का पहचान है। अब चैप्टर 2 का नाम है स्टोरीज अनलिमिटेड कनेक्शंस। हरारी इस चैप्टर में ये बताते हैं कि कैसे कहानियाँ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का एक सबसे पुराना और पावरफुल मीडियम रहा है।
वो समझाते हैं कि स्टोरीज सिर्फ इमेजिनेशंस का एक एक्सप्रेशन नहीं बल्कि सोसाइटी को यूनाइट करना, वैल्यू इस्टेब्लिश करना और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ऑपरेट करने का एक ज़रूरी टूल है। स्टोरीज के ज़रिए इंसान ने अपने आप को एक ग्लोबल नेटवर्क में कनेक्ट करना शुरू किया। स्टोरीज अनलिमिटेड कनेक्शंस का मतलब है कि कहानियाँ वो मीडियम हैं जिनके थ्रू इंसानी समाज ने अपने आइडियाज़, वैल्यूज़ और बिलीव्स को एक दूसरे के साथ शेयर किया। ये कनेक्शन अनलिमिटेड है क्योंकि एक स्टोरी सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती बल्कि पूरी जनरेशन्स और सिविलाइजेशंस को जोड़ती है। हरारी बताते हैं कि स्टोरीज़ का शुरुआत सर्वाइवल के ज़रूरत से हुआ था। पहले के ज़माने में कहानियाँ एक सिंपल मीडियम थी, जैसे एक शिकारी अपने समुदाय को बताता है कि पेड़ के नीचे सबसे ज़्यादा शिकार मिलता है, या एक औरत अपने बच्चों का एक खतरनाक जानवर के बारे में वार्न करती है। ये कहानियाँ एक बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन थी जो इन्फॉर्मेशंस को पास करने का काम करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कहानियाँ सिंपल कम्युनिकेशन से बढ़कर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गई। हरारी कहते हैं कि कहानियाँ ने सिर्फ समाज को यूनाइट नहीं किया बल्कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देती थी। जब इंसान ने रिलीजन और मिथ का क्रिएशन किया तो ये कहानियाँ एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम बन गई, जैसे कि रामायण, महाभारत या ग्रीक माइथोलॉजी। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बल्कि एक मोरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए थी। फिर आई स्टोरीज जो ट्रेड और एम्पायर्स के लिए ज़रूरी थी। हरारी एक एग्जांपल देते हैं जो कैसे स्टोरीज ने बिजनेस और इकोनॉमी को इनेबल किया। एक कॉइन के ऊपर बनी हुई कहानी, जैसे एक किंग की शक्ति या एक गॉड का अप्रूवल, इसने लोगों को ट्रेड करने का भरोसा दिया और इमेजिनरी फ्रेमवर्क ने एक ग्लोबल इकोनॉमी का फाउंडेशन रखा। आज के ज़माने में स्टोरीज़ का रोल और भी बढ़ गया है। हरारी दिखाते हैं कि कैसे ब्रांड्स और एडवर्टाइजमेंट भी स्टोरी का यूज़ करते हैं। एक सिंपल प्रोडक्ट जैसे एक स्मार्टफोन सिर्फ एक टूल नहीं होता, उसके पीछे एक स्टोरी होती है जो हमें इंस्पायर करती है, एक लाइफस्टाइल प्रॉमिस करती है। इस तरह स्टोरी सिर्फ एक कम्युनिकेशंस का मीडियम नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल फोर्स बन गई है। हरारी इस बात पर भी जोर देते हैं कि कहानियाँ हर समाज के बैकबोन होती हैं, पर ये कभी कभी डेंजरस भी हो सकती हैं। जैसे प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ भी एक तरह की कहानियाँ हैं जो मासेस को मैनिपुलेट करने के लिए बनाई जाती हैं। स्टोरीज़ का पावर तभी पॉजिटिव होता है जब उसका यूज़ यूनाइट करने और समाज को एम्पावर करने के लिए किया जाए। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि स्टोरीज इंसानी हिस्ट्री का एक सबसे पावरफुल और यूनिवर्सल टूल है जिनके ज़रिए हमने अपने समाज, इकोनॉमी और वैल्यूज़ को बिल्ड किया है। ये एक शेयर रियलिटी बनाती है जो हमें कनेक्ट करती है, पर यह पावर तभी बेनिफिशियल होती है जब इसे रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाए। स्टोरीज़ का सही यूज़ ह्यूमैनिटी और प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है और उनका मिसयूज समाज में डिवीज़न और मैनिपुलेशंस ला सकता है। अब आगे आते हैं चैप्टर 3 पे, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्स द बाइट ऑफ द पेपर टाइगर। इस चैप्टर में हरारी बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का डेवलपमेंट इंसानी सिविलाइजेशंस के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। ये चैप्टर दिखाता है कि कैसे रिटन रिकॉर्ड ने गवर्नमेंट्स, ट्रेड और कम्युनिकेशंस को सिंप्लीफाई किया और समाज के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को संभालना पॉसिबल बनाया। हरारी ये भी हाईलाइट करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स न सिर्फ इंफॉर्मेशंस को प्रिजर्व नहीं किया बल्कि एक अथॉरिटी के मीडियम भी बन गए। डॉक्यूमेंट्स द बाइट ऑफ पेपर टाइगर का मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स जो एक समय रिकॉर्ड या लिखी हुई जानकारी लगते थे, उन्होंने समाज के पावर डायनेमिक को डीपली इम्पैक्ट किया। पेपर टाइगर यहाँ पर एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है जो दिखाता है कि कैसे डॉक्यूमेंट्स जो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा हैं, इंसानी ज़िंदगी और समाज पर इनका कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। हरारी इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं एक बेसिक सवाल से, डॉक्यूमेंट्स का क्या रोल है। वो समझाते हैं कि जब इंसानी समाज कॉम्प्लेक्स होने लगा तो सिर्फ ओरल कम्युनिकेशंस और कहानियाँ यूज संभालने के लिए काफ़ी नहीं थे। ट्रेड के लिए रिकॉर्ड चाहिए थे, टैक्सेस और गवर्नेंस के लिए सिस्टम चाहिए थे, और रिलीजन के लिए स्केयर्ड टेक्स्ट। यही नीड डॉक्यूमेंट्स के इन्वेंशन का बेस बना। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स मेसोपोटामिया और इजिप्ट जैसे सिविलाइजेशन में मिला, जहां लोगों ने ट्रेड और रिसोर्सेज के रिकॉर्ड बनाने में यूज किया।
ये रिकॉर्ड इंसानी हिस्ट्री में एक नया एरा की शुरुआत थे। रिटेन डॉक्यूमेंट्स में एक नई पावर स्ट्रक्चर को जन्म दिया। जिसके पास लिखने और पढ़ने की नॉलेज था, उसके पास समाज पर कंट्रोल था। डॉक्यूमेंट्स का अगला बड़ा रोल गवर्नेंस में हुआ। हरारी बताते हैं कि कैसे एंशिएंट एम्पायर्स जैसे कि रोमन एम्पायर्स ने अपने टेरिटरीज को डॉक्यूमेंट्स के जरिए कंट्रोल किया। लॉज, टैक्स रिकॉर्ड और सेंसस रिपोर्ट ने एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया। ये सब डॉक्यूमेंट के बिना इम्पॉसिबल था। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हरारी डिस्कस करते हैं वो है कि रिलीजन और डॉक्यूमेंट्स का कनेक्शंस। स्केयर टेक्स्ट जैसे बाइबल, कुरान और वेदास सिर्फ स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं बल्कि एक अथॉरिटी का सोर्स भी थे। ये टेक्स्ट बताते हैं कि कौन सच्चा है और कौन गलत, और कौन रूल करने के लायक है। इस तरह डॉक्यूमेंट्स सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि लेजिटिमेसी और पावर का एक टूल बन गया। फिर हरारी इंडस्ट्रियल एरा का जिक्र करते हैं, जब डॉक्यूमेंट्स और भी पावरफुल बन गए। बर्थ सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर्टी डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ने एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी का फ्रेमवर्क बनाया। ये सब पेपर टाइगर का एग्जाम्पल है, एक कागज़ का टुकड़ा जो लीगल और सोशल रियलिटी को डिफाइन करता है। लेकिन हरारी ये भी हाईलाइट करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स एक डबल एज स्वॉर्ड है। जितना ये सिंप्लीफाई करते हैं उतना इनका मिसयूज भी हो सकता है। जैसे फेक डॉक्यूमेंट्स और बायस्ड रिकॉर्ड एक डिस्टॉर्ट रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। आज के डिजिटल एरा में डॉक्यूमेंट्स एक नए रूप में है, डिजिटल फाइल और क्लाउड स्टोरेज में। हरारी कहते हैं कि ये न्यू एज डॉक्यूमेंट्स सिर्फ प्रिजर्व नहीं करते बल्कि एनालाइज और मैनिपुलेट भी करते हैं। लेकिन इनका कोर पर्पस वही है, ऑर्डर, कंट्रोल और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि डॉक्यूमेंट्स इंसानी हिस्ट्री का सबसे पावरफुल टूल में से एक है, जिन्होंने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज, कंट्रोल और ग्रो करने में मदद किया। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि अथॉरिटी और पावर का सिंबल है। लेकिन ये पावर तभी कंस्ट्रक्टिव होता है जब इसका यूज सच और जस्टिस के लिए किया जाए, न कि मैनिपुलेशन के लिए। अब चैप्टर 4 का नाम है एरर, द फैंटेसी ऑफ इनफेलिबिलिटी। इस चैप्टर में हरारी एक्सप्लोर करते हैं कि ह्यूमंस, मशीन्स और सिस्टम सभी एरर के लिए वल्नरेबल होते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एरर फ्री होने का सपना, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो या ह्यूमन बिहेवियर में, एक इल्यूजन है। हरारी समझाते हैं कि एरर इंसानी प्रोग्रेस का एक एसेंशियल पार्ट है, पर उन्हें एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना कितना ज़रूरी है। इस चैप्टर का टाइटल का मतलब है कि अक्सर हम एरर फ्री होने का सपना देखते हैं, पर ये एक इल्यूजन है। इनफेलिबिलिटी का मतलब होता है गलती ना करना, और हरारी आर्ग्यू करते हैं कि ये फैंटेसी डेंजरस हो सकती है क्योंकि ये हमें हमारी लिमिटेशन और वीकनेस से दूर कर देती है जो प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। हरारी शुरू करते हैं एक थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट से। इंसान गलती करता है पर इसी वजह से प्रोग्रेस भी करता है। गलतियाँ एक तरह से हमारी लर्निंग प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट है। वो हिस्ट्री का एग्जाम्पल देते हैं कैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज अक्सर एक्सीडेंटल मिस्टेक के थ्रू हुई हैं। जैसे पेनिसिल्स का इन्वेंशन एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी था, पर इसने मिलियंस की जान बचाई। टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हरारी समझाते हैं कि हम अक्सर मशीन्स और एल्गोरिथम को एरर फ्री समझते हैं, पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार के फैटल एक्सीडेंट या बायस्ड एल्गोरिथम, जो दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी भी गलतियां करती हैं। हरारी इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि गलतियां नेचुरल हैं, पर उनका एनालाइज और उनसे सीखना ज़रूरी है। एक और इम्पोर्टेंट थीम का हरारी डिस्कस करते हैं, वो है इनफेलिबिलिटी का इल्यूजन जो रिलीजन और पॉलिटिक्स में देखा गया है। रिलीजन स्क्रिप्चर्स को अक्सर परफेक्ट और एरर फ्री समझते हैं, पर हिस्ट्री दिखाती है कि टेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्शंस और ह्यूमन बायसेस से भरे होते हैं। सिमिलरली पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी जैसे कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को भी एक परफेक्ट सॉल्यूशंस की तरह प्रेजेंट किया गया, पर दोनों सिस्टम में अपनी अपनी लिमिटेशंस और फ्लॉज दिखाई देती हैं। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि एरर फ्री होने का ऑब्सेशंस इंसानी प्रोग्रेस के लिए एक बैरियर बन सकता है। जब हम परफेक्शंस के पीछे भागते हैं तो हम इनोवेशन और एक्सप्लोरेशंस को रिस्क फ्री और स्टैग्नेंट बना देते हैं। गलतियाँ का दूर हमें नए एक्सपेरिमेंट करने से रोकता है। इस चैप्टर में हरारी काफ़ी फोकस करते हैं कि कैसे एरर्स को एक्सेप्ट करना और हेल्थी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है।
एजुकेशन में, गवर्नेंस में और टेक्नोलॉजी में एरर का एनालाइज और अकाउंटेबिलिटी एक बेटर सिस्टम के लिए फाउंडेशंस बन सकता है। एरर को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं बल्कि मैच्योरिटी और ग्रोथ का सिंबल है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है, एरर फ्री होने का सपना एक इल्यूजन है जो इंसानी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लिमिट कर सकता है। हरारी कहते हैं कि गलतियां वीकनेस का साइन नहीं बल्कि ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट का ज़रूरी पार्ट है। एक मैच्योर सोसाइटी वो है जो एरर को एक्सेप्ट करते हुए उनसे सीखने का दम रखता है। अब चैप्टर 5 पर आते हैं, जिसका नाम है डिसीजंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी एंड टोटलिटेरियनिज्म। इस चैप्टर में हरारी डेमोक्रेसी और टोटलिटेरियनिज्म के इवोल्यूशंस को समझाते हैं। वो समझाते हैं कि कैसे डिसीजंस मेकिंग सिस्टम बदलते रहे हैं, एंशिएंट टाइम के मोनार्क से लेकर मॉडर्न डेमोक्रेसी तक। इसके साथ वो टोटलिटेरियनिज्म रिजाइम्स की पावर और उनके फेल्योर को भी एनालाइज करते हैं। हरारी फोकस करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी इन दोनों सिस्टम को चैलेंज और रीडिफाइन कर रही है। डिसीजन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी एंड टोटलिटेरियनिज्म का मतलब है इंसानी समाज में डिसीजंस मेकिंग का सिस्टम, हिस्टोरिकली डेवलपमेंट और उनका इम्पैक्ट। डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जहां लोग कलेक्टिवली डिसीजंस लेते हैं, जबकि टोटलिटेरियनिज्म एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जहां एक एंटिटी सब कुछ कंट्रोल करता है। हरारी दिखाते हैं कि कैसे ये दोनों सिस्टम इवॉल्व हुए और टेक्नोलॉजी इन्हें कैसे रीडिफाइन कर रही है। हरारी शुरू करते हैं एक बेसिक ऑब्जर्वेशन से। इंसानी समाज का हर सिस्टम डिसीजंस मेकिंग पर डिपेंडेंट है। वो बताते हैं कि एंशिएंट सोसाइटी में डिसीजंस सेंट्रलाइज्ड होते हैं, जैसे किंग और एम्पायर का रूल में। ये सिस्टम सिंपल सोसाइटीज़ के लिए काम करते थे, पर जैसे जैसे सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स हुई, सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस मेकिंग फेल होने लगे। फिर वो डेमोक्रेसी के राइज के बारे में बात करते हैं। एंशिएंट ग्रीक में डेमोक्रेसी का आइडिया पॉपुलर हुआ, पर ये एक लिमिटेड फॉर्म में था, सिर्फ मेल सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते थे। मॉडर्न डेमोक्रेसी अमेरिका और फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बाद डेवलप हुई। ये इंक्लूसिव और स्ट्रक्चर सिस्टम बनाई गई जहां सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। हरारी इस बात को हाईलाइट करते हैं कि डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में है, जो इसे सस्टेन करने में मदद करती है। फिर वो टोटलिटेरियनिज्म के कॉन्ट्रास्टिंग सिस्टम को भी एनालाइज करते हैं। टोटलिटेरियन रिजाइम्स जैसे नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन सेंट्रलाइज्ड पावर का एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं। हरारी दिखाते हैं कि ये रिजाइम इनिशियली इफ़िशिएंट लगते हैं क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस मेकिंग रैपिड रिजल्ट ला सकते हैं, पर ये लॉन्ग टर्म में अनसस्टेनेबल हो जाते हैं क्योंकि इनमें डिसेंट और डाइवर्सिटी की जगह नहीं होती। हरारी इस चैप्टर में फैसिनेटिंग पॉइंट राइज करते हैं कैसे टेक्नोलॉजी इन सिस्टम को रीडिफाइन कर रही है। वो समझाते हैं कि एल्गोरिथम और एआई डेमोक्रेसी और टोटलिटेरियनिज्म दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट को एम्पावर करते हैं, वहीं मिस इन्फॉर्मेशंस और पोलराइजेशंस को भी एम्पलीफाई करते हैं। सिमिलरली सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी टोटलिटेरियन रिजाइम्स के कंट्रोल को और भी ज़्यादा बना सकते हैं। इस चैप्टर में कोर मैसेज ये है कि डिसीजंस मेकिंग सिस्टम हमारे समाज के फाउंडेशन है और डेमोक्रेसी टोटलिटेरिज्म इस जर्नी को दो कॉन्ट्रास्टिंग मॉडल है। हरारी आर्गू करते हैं कि टेक्नोलॉजी इन सिस्टम को रीडिफाइन कर रही है और हमें एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत है जो अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी और एडेप्टेबिलिटी को बैलेंस करे। डिसीजंस मेकिंग का फ्यूचर इंसानी समाज के सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं चैप्टर 6 पे, जिसका नाम है अ न्यू मेंबर, हाउ कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रिंटिंग प्रेस। इस चैप्टर में हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस और कंप्यूटर्स दोनों ने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को ड्रामेटिकली बदला, पर दोनों में फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को मास प्रोड्यूस किया और कंप्यूटर्स ने नॉलेज को प्रोसेस करना और डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद किया। हरारी कंप्यूटर के आने के बाद के सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। हरारी सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की रिवोल्यूशनरी पावर के बारे में बात करते हैं।
वो बताते हैं कि 15th सेंचुरी में जोहानस ग्यूटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशंस ने पूरे समाज को ही बदल दिया। बुक जो कभी सिर्फ इलाइट के लिए थी, अब मास प्रोड्यूस होने लगी और लिटरेसी बढ़ने लगी। प्रिंटिंग प्रेस ने इंफॉर्मेशंस को लोगों तक पहुंचाया, पर यह स्टैटिक टेक्नोलॉजी थी। एक बार कंटेंट लिख दिया गया तो वो चेंज नहीं हो सकता था। फिर वो कंप्यूटर्स की बात करते हैं। कंप्यूटर्स प्रिंटिंग प्रेस से फंडामेंटली डिफरेंट हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशंस को स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि उसे प्रोसेस और मैनिपुलेट भी करते हैं। कंप्यूटर्स डायनेमिक हैं और वो रियल टाइम में डेटा को अपडेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और नए इंसाइट जनरेट करते हैं। हरारी ये पॉइंट राइज करते हैं कि कंप्यूटर्स का एबिलिटी को कंप्यूट और कनेक्ट उन्हें प्रिंटिंग प्रेस से कहीं ज़्यादा पावरफुल बनाता है। हरारी एम्फेसाइज करते हैं कि कंप्यूटर्स और एल्गोरिथम ने डिसीजंस मेकिंग को कैसे इम्पैक्ट किया। प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक कम्युनिकेशंस टूल था, पर कंप्यूटर एक्टिवली डिसीजंस ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रेडिंग हो, हेल्थ केयर का डायग्नोसिस हो या सोशल मीडिया में कॉन्टेंट क्रिएशन। ये पावर उन्हें सिर्फ एक टूल से एक एक्टिव एजेंट बनाता है, जो इंसानी सोसाइटी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हरारी डिस्कस करते हैं वो है इंफॉर्मेशंस नेटवर्क के फ्रैगिलिटी के बारे में। फ्रैगिलिटी मतलब होता है भंगुरता या कोमलता। प्रिंटिंग प्रेस का इंफॉर्मेशंस नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड और स्टेबल था। ये किताब लिखने के बाद उसे फिजिकल फॉर्मेट में डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता था, पर कंप्यूटर के डिजिटल नेचर की वजह से इंफॉर्मेशंस नेटवर्क ज़्यादा फ्रैगाइल हो गए। हैकिंग, डेटा करप्शंस और मिस इन्फॉर्मेशंस के थ्रू इन्हें डिस्टर्ब करना आसान है। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कंप्यूटर्स के इमरजेंस एक डुअल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और इनोवेशन में अनप्रसेंटेज प्रोग्रेस किए हैं, दूसरी तरफ इन्होंने सर्वेलेंस, मिस इन्फॉर्मेशंस और इनइक्वालिटी के नए फॉर्म भी क्रिएट किए हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि कंप्यूटर और प्रिंटिंग प्रेस दोनों ने इंफॉर्मेशंस नेटवर्क को रीडिफाइन किया, पर कंप्यूटर का ज़्यादा इम्पैक्ट प्रोफाउंड और डायनेमिक है। हरारी कहते हैं कि कंप्यूटर ने इंफॉर्मेशंस को सिर्फ एक्सेसिबल नहीं बनाया, बल्कि उसका प्रोसेसिंग और डिसीजंस मेकिंग पावर भी एम्पलीफाई किया। पर उनका मिसयूज इंसानी सोसाइटी के लिए नए चैलेंजेस भी क्रिएट करते हैं। कंप्यूटर को समझना और उनका रिस्पॉन्सिबल यूज करना हमारे फ्यूचर के लिए क्रिटिकल है। चैप्टर 7, रिलेंटलेस द नेटवर्क इज ऑलवेज ऑन। रिलेंटलेस का मतलब होता है कठोर। इस चैप्टर में हरारी मॉडर्न इंफॉर्मेशन नेटवर्क के ऑलवेज ऑन नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। वो समझाते हैं कि कैसे नेटवर्क इंसानी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करते हैं, काम से लेके पर्सनल लाइफ तक, और कैसे ये कनेक्टिविटी एक ब्लेसिंग और कर्स दोनों बन गई। इस चैप्टर का टाइटल रिलेंटलेस द नेटवर्क इज़ ऑलवेज ऑन का मतलब है कि मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम कभी नहीं रुकते। नेटवर्क्स जो कंप्यूटर और इंटरनेट के वजह से चल रहे हैं 24/7 एक्टिव हैं और उनके इन्फ्लुएंस कॉन्स्टेंट है। हरारी इज रिलेंटलेस कनेक्टिविटी के फ़ायदे और नुकसान दोनों पर बात करते हैं। हरारी शुरू करते हैं एक फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन से। इंसानी हिस्ट्री में पहली बार इंफॉर्मेशन नेटवर्क लगभग कभी भी ऑफ नहीं होते। प्रिंटिंग प्रेस और टेलीग्राफ जैसे पुराने नेटवर्क एक टाइम के बाद स्टैटिक या इनएक्टिव हो जाते थे, पर मॉडर्न नेटवर्क जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया और क्लाउड सिस्टम दिन रात एक्टिव रहते हैं। ये ऑलवेज ऑन नेचर ने जिंदगी के तरीके को फंडामेंटली बदल दिया। पहले मेजर इम्पैक्ट जो हरारी हाईलाइट करते हैं वो है कि कांस्टेंट कनेक्टिविटी का वर्क कल्चर पर इफेक्ट। आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग घर से ही काम करते हैं। ईमेल्स, मैसेज और वर्चुअल मीटिंग के थ्रू अपना काम को घर से और पर्सनल लाइफ तक ले आते हैं। हरारी इस बात पर जोर देते हैं कि ये कनेक्टिविटी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, पर पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ के लिए एक चैलेंज बन गया है। फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रोल पर बात करते हैं, जो इन रिलेंटलेस नेटवर्क का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोशल मीडिया कभी रुकते नहीं, नोटिफिकेशंस, मैसेज और अपडेट्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स लोगों को जोड़ते हैं, पर उन्हें एक ऐसे लूप में भी बांध देते हैं जहां अटेंशन और टाइम बर्बाद हो जाता है।
हरारी ये पॉइंट उठाते हैं कि ये नेटवर्क्स हमें एक तरह का डिजिटल स्लेवरी में रखते हैं, जहां हम अपने फ्री टाइम में भी इन्हीं नेटवर्क्स में उलझे रहते हैं। हरारी प्राइवेसी और सर्वेलेंस के मुद्दों को भी डिस्कस करते हैं। ये नेटवर्क सिर्फ इंसानी इंटरेक्शंस के मीडियम नहीं हैं, बल्कि एक टूल है जिनके ज़रिए गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस डेटा कलेक्ट करती हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे कांस्टेंट कनेक्टिविटी प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट को अंडरमाइन कर रही है और सिटीजन का ऑटोनॉमी खतरे में डाल रही है। एक और क्रिटिकल पॉइंट हरारी राइज करते हैं वो है बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। रिलेंटलेस नोटिफिकेशंस और कांस्टेंट इंगेजमेंट ने इंसानी ब्रेन को ओवर स्टिमुलेटेड कर दिया है। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि ये नेटवर्क्स हमारे स्लीप पैटर्न और फोकस एबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में एक एवोल्यूशनरी चेंज बन सकता है। फाइनली वो नेटवर्क की डिपेंडेंसी का एनालाइज करते हैं। हरारी कहते हैं कि मॉडर्न सिस्टम जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सब इन नेटवर्क्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं। ये डिपेंडेंसी एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर नेटवर्क फेल हो गए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि रिलेंटलेस नेटवर्क ने इंसानी सोसाइटी में कनेक्टिविटी और प्रोग्रेस लाया है, पर ये इंसानी ऑटोनॉमी, प्राइवेसी और वेल बीइंग के लिए नया चैलेंजेस भी क्रिएट करते हैं। हरारी कहते हैं कि इन नेटवर्क का रिस्पॉन्सिबल यूज़ और मैनेजमेंट हमारी फ्यूचर के लिए एसेंशियल है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर 8 पर, जिसका नाम है फैलिबल द नेटवर्क इज़ ऑफन रॉन्ग। फैलिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। इस चैप्टर में हरारी मॉडर्न इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वल्नरेबिलिटी और उनकी गलतियों पर फोकस करते हैं। वो समझाते हैं कि कैसे नेटवर्क्स जितने पावरफुल हैं उतने भी वो गलत भी कर सकते हैं। हरारी मिस इन्फॉर्मेशंस, बायस और ह्यूमन डिपेंडेंसी के रिस्क को एक्सप्लोर करते हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे ये गलतियाँ इंसानी डिसीजंस और सोसाइटी पर असर डालती हैं। फैलिबल द नेटवर्क इज़ ऑफन रॉन्ग। इस चैप्टर का टाइटल का ये मतलब है कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो हमें रिलायबल लगते हैं अक्सर गलतियां करते हैं। यह चैप्टर नेटवर्क के इनएक्यूरेसी और इनसे होने वाले सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट को समझाने का एफर्ट है। हरारी शुरू करते हैं एक प्रोवोकेटिंग स्टेटमेंट से। नेटवर्क हमेशा सही नहीं होते। मॉडर्न नेटवर्क, चाहे वो इंटरनेट हो, एआई एल्गोरिथम हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंसानी गलतियां और बायसेस के वजह से फ्लॉड हो सकते हैं। वो बताते हैं कि ये गलतियां सिर्फ टेक्निकल नहीं होती, बल्कि अक्सर ह्यूमन मेड और सिस्टमेटिक होती हैं। पहली गलती जो हरारी हाईलाइट करते हैं वो है मिस इन्फॉर्मेशंस का इश्यूज़। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इन्फॉर्मेशंस को एक्सेसिबल बनाया है, पर साथ ही उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशंस और फेक न्यूज़ के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड भी बनाया है। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशंस नेटवर्क में रैपिडली स्प्रेड होती है और पॉलिटिकल पोलराइजेशंस, सोसाइटियल डिस्टर्ब और कल्चर कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल करती है। दूसरी गलती एल्गोरिथम बायस है। हरारी एल्गोरिथम के लिमिटेशंस पर बात करते हैं, जो इंसानी बायसेस को रीइंफोर्स करती हैं। जैसे एआई सिस्टम का डिसीजन मेकिंग इंसानी डेटा पर डिपेंड करता है, और अगर वो डेटा बायस्ड हो तो डिसीजंस भी बायस्ड हो जाते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और हायरिंग एल्गोरिथम जैसे टूल्स अक्सर गलत और डिस्क्रिमिनेटरी रिजल्ट देते हैं। एक और क्रिटिकल इश्यूज जो हरारी राइज करते हैं वो है ओवर रियलायंस और नेटवर्क। वो समझाते हैं कि इंसानी सोसाइटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर इतना डिपेंड हो गई है कि जब ये नेटवर्क्स गलतियां करते हैं तो अक्सर कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल मार्केट में ग्लिच हो या हेल्थ केयर सिस्टम में डायग्नोसिस एरर। नेटवर्क की फैलिबिलिटी इंसानी लाइव्स और लिवलीहुड को रिस्क में डाल सकती है। हरारी एको चैम्बर और फिल्टर बबल के कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कस करते हैं। एको चैम्बर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जिस किसी इंफॉर्मेशंस को आप कंज्यूम करते हैं और उसे आप लाइक करते हैं तो वो आपके फीड में अक्सर आता रहता है और आप एक इंफॉर्मेशंस के प्रति बायस्ड हो जाते हैं। ये वो फेनोमेनन है जिसमें लोग सिर्फ अपनी बिलीव्स को कंफर्म करने वाली इंफॉर्मेशंस कंज्यूम करते हैं और अपोजिंग व्यूज़ को अवॉइड करते हैं। हरारी कहते हैं कि नेटवर्क का ये सेल्फ रीइंफोर्मिंग नेचर इंसानी पर्सपेक्टिव को नैरो और डिविजिबल बनाता है।
फाइनली वो नेटवर्क की फ्रैगिलिटी और रिपेयर मैकेनिज्म के इम्पोर्टेंस पर बात करते हैं। फ्रैगिलिटी मतलब होता है भंगुरता या कोमलता। हरारी आर्गू करते हैं कि नेटवर्क्स में गलतियां हैं, पर उन गलतियों को आइडेंटिफाई और करेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एक सॉल्यूशंस के रूप में प्रपोज करते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि हरारी वार्न करते हैं कि नेटवर्क्स जितने पावरफुल हैं वो उतने ही गलतियां भी कर सकते हैं। उनकी फैलिबिलिटी को समझना और उन्हें इम्प्रूव करना इंसानी सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है। वो आर्ग्यू करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बिना ये गलतियां सोसाइटी के लिए डिस्टॉर्ट हो सकती हैं। अब चैप्टर 9 का नाम है डेमोक्रेसीज कैन वी स्टिल होल्ड अ कन्वर्सेशंस। इस चैप्टर में हरारी एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे मॉडर्न कम्युनिकेशंस नेटवर्क ने डेमोक्रेसीज का एजेंस, ओपन डायलॉग और डाइवर्स ओपिनियंस का इम्पैक्ट किया गया है। वो समझाते हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशंस, मिस इन्फॉर्मेशंस और एको चैम्बर के ज़माने में क्या हम अभी मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस करने के कैपेबल हैं। हरारी इस बात को एनालाइज करते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैसे बदल रही है और नेटवर्क का किस पर क्या रोल है। ये जो चैप्टर का टाइटल है डेमोक्रेसी कैन वी स्टिल होल्ड अ कन्वर्सेशंस, इसका मतलब है कि क्या डेमोक्रेटिक सोसाइटी जिनका फाउंडेशंस फ्री स्पीच और डिस्कशंस पर था अब भी प्रोडक्टिव और रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशंस कर पा रही है। इस चैप्टर इस शिफ्टिंग डायनेमिक का समीक्षा करता है। हरारी शुरू करते हैं एक फंडामेंटल क्वेश्चन के साथ, क्या हम अभी एक दूसरे की बात सुनते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी उसकी एबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट व्यूज़ के बीच मीनिंगफुल डायलॉग बनाना है, पर मॉडर्न कम्युनिकेशंस नेटवर्क ने इन प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर दिया है। सबसे पहला ऐसी जो वो बात करते हैं वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। पोलराइजेशंस का मतलब होता है ध्रुवीकरण, सिंपल शब्दों में दो गुटों में विभाजन। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लोगों को बिलीव्स को एक्सट्रीम बनाने का काम किया है। लोग ऐसे ग्रुप्स और प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाते हैं जो उनके व्यूज़ को रीइंफोर्स करता है और वो अपोजिंग पर्सपेक्टिव को रिजेक्ट करते हैं। हरारी कहते हैं ये पोलराइजेशन डेमोक्रेसीज के फाउंडेशन को वीक कर रहा है, क्योंकि जब लोग एक दूसरे की बात सुनना ही बंद कर दें तो कन्वर्सेशंस इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर वो मिस इन्फॉर्मेशंस और प्रोपेगेंडा के इफ़ेक्ट पर बात करते हैं। हरारी दिखाते हैं कि कैसे फेक न्यूज़ और मैनिपुलेटेड कंटेंट लोगों के व्यूज़ को सेव करते हैं और ये कभी कभी बड़े लोगों के द्वारा, कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट्स के द्वारा, पावरफुल ग्रुप के द्वारा भेजा जाता है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशंस नेटवर्क ने एक बैटल फील्ड क्रिएट कर दिया है जहां सच और झूठ के बीच की लाइन ब्लर हो गई है। हरारी एल्गोरिथम ड्राइवन एको चैम्बर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। वो समझाते हैं कि कैसे सोशल मीडिया एल्गोरिथम लोगों को उन्हीं चीज़ों को एक्सपोजर देता है जो उनके एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को कंफर्म करती हैं। ये एको चैम्बर लोगों को नैरो माइंडेड बनाती है और एक हेल्थी डेमोक्रेटिक डिबेट को इम्पॉसिबल कर देती है। एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट को हरारी डिस्कस करते हैं वो है शॉर्टेंड अटेंशन स्पैन्स। मॉडर्न कम्युनिकेशंस नेटवर्क ने लोगों को फोकस करने की कैपेसिटी कम कर दिया है। हरारी कहते हैं डेमोक्रेसी की सक्सेस थॉटफुल डिस्कशंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर डिपेंड करती है, पर जब सब लोग क्विक वीडियोस और वायरल कंटेंट में इंटरेस्टेड होंगे तो मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस का स्कोप कम हो जाता है। फाइनली वो सॉल्यूशंस और होप पर बात करते हैं। हरारी आर्ग्यू करते हैं कि मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस को रिवाइव करना पॉसिबल है, पर इसके लिए ट्रांसपेरेंसी, क्रिटिकल थिंकिंग और डाइवर्स पर्सपेक्टिव का प्रमोशन ज़रूरी है। नेटवर्क्स जो डिज़ाइन करने वाले लोग हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि वो एल्गोरिथम को ऐसे बनाएं जो हेल्थी डायलॉग्स को इनकरेज करें, ना कि डिवाइड करें। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि हरारी वार्न करते हैं कि अगर डेमोक्रेसी को सर्वाइव और थ्राइवन करना है तो मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस को रिवाइव करना होगा। मॉडर्न नेटवर्क्स के फ्लॉज को फिक्स करना होगा और डायलॉग का कल्चर वापस लाना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब चैप्टर 10 का नाम है टोटलिटेरियनिज्म, ऑल पावर टू द एल्गोरिथम। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है एक दलीय। इस चैप्टर में हरारी एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे एल्गोरिथम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोटलिटेरियन रिजाइम्स के लिए एक पावरफुल टूल बन गए हैं।
वो समझाते हैं कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज से कैसे सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम इमर्ज हो रहे हैं, जहां एल्गोरिथम डिसीजंस लेते हैं और ह्यूमन ऑटोनॉमी ख़त्म होती जा रही है। हरारी ये वार्न करते हैं कि अगर इस मिसयूज को रोका ना गया तो फ्यूचर में डेमोक्रेसी और फ्रीडम का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो सकता है। टोटलिटेरियनिज्म ऑल पावर टू द एल्गोरिथम। इस चैप्टर का टाइटल का मतलब ये है कि टोटलिटेरियन सिस्टम अब ह्यूमन लीडर्स के ऊपर नहीं बल्कि एल्गोरिथम के कंट्रोल में शिफ्ट हो रहे हैं। एल्गोरिथम को एब्सोल्यूट पावर देना इंसानी फ्रीडम के लिए एक बड़ी थ्रेट बन सकता है। हरारी शुरू करते हैं एक चिलिंग ऑब्जर्वेशंस के साथ। हिस्ट्री में पहली बार पावरफुल सेंट्रलाइज्ड होने के लिए इंसानी डिसीजंस मेकिंग की ज़रूरत नहीं है। एल्गोरिथम और एआई ने ऐसे टूल्स प्रोवाइड किए हैं जो पावर को एक छोटी इलाइट के हाथ में कंसंट्रेट करते हैं और ये सिस्टम लोगों की ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हरारी राइज करते हैं वो है डेटा सर्वेलेंस का रोल। वो बताते हैं कि कैसे गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस लोगों के बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को ट्रैक करते हैं। एल्गोरिथम का यूज करके ये सिस्टम ना सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं कि लोग क्या करेंगे बल्कि उन्हें मैनिपुलेट भी करते हैं। हरारी आर्ग्यू करते हैं कि ये मास सर्वेलेंस का सिस्टम टोटलिटेरियनिज्म का एक एडवांस वर्जन है, जहां सिटीजन के पास प्राइवेसी और चॉइसेस का कोई स्कोप नहीं बचता। फिर वो डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस के ऑटोमेशंस पर फोकस करते हैं। हरारी समझाते हैं कि एल्गोरिथम अब हेल्थ केयर, लॉ इन्फोर्समेंट और इवन पॉलिटिकल गवर्नेंस में डिसीजंस ले रहे हैं। ये डिसीजंस अक्सर एफिशिएंट लगते हैं पर वो ह्यूमन एम्पैथी और मोरालिटी से बिल्कुल डिसकनेक्टेड होते हैं। हरारी वार्न करते हैं कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो ह्यूमैनिटी की ऑटोनॉमी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। हरारी चाइना जैसे एग्जाम्पल का जिक्र करते हैं, जहां सोशल क्रेडिट सिस्टम और एआई ड्राइविंग सर्वेलेंस का यूज हो रहा है सिटीजन को कंट्रोल करने के लिए। ये सिस्टम्स रिवार्ड और पनिश करते हैं, ये लोगों को बिहेवियर को एक एल्गोरिथम फ्रेमवर्क के थ्रू रेगुलेट करते हैं। हरारी इसे डेंजरस प्रेसिडेंट के रूप में देखते हैं जो बाकी वर्ल्ड में भी रेप्लिकेट हो सकता है। एक और क्रिटिकल इश्यूज जो हरारी उठाते हैं वो है ह्यूमन बायसेस का एल्गोरिथमेटिक रेप्लिकेशन। एल्गोरिथम्स जो इंसानी डेटा पर ट्रेंड होते हैं उन्हीं बायसेस को रेप्लिकेट करते हैं और जो ह्यूमन सिस्टम्स में पहले ही होते हैं। हरारी आर्ग्यू करते हैं कि ये बायसेस एल्गोरिथम्स को एक फेयर सिस्टम बनाने के बजाय एक ऑपरेसिव टूल बनाते हैं। फाइनली वो सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। वो बताते हैं कि एल्गोरिथम का रेगुलेट करना और उनके ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना एसेंशियल है। वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर लोग इन्फॉर्म्ड और अवेयर ना हुए तो एल्गोरिथमेटिक टोटलिटेरियनिज्म एक अनअवॉइडेबल रियलिटी बन जाएगी। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि हरारी वार्न करते हैं कि अगर एल्गोरिथम्स को अनचेक्ड पावर मिली तो टोटलिटेरियनिज्म एक एडवांस और डेंजरस फॉर्म में इमर्ज होगा। इंसानी फ्रीडम को बचाने के लिए लोगों को इन्फॉर्म्ड और एक्टिव सिटीजन बनना होगा जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज के खिलाफ खड़े हो सकें। अब चैप्टर 11 का नाम है द सिलिकॉन कर्टेन, ग्लोबल एम्पायर और ग्लोबल स्प्लिट। कर्टेन का यहाँ मतलब है पर्दा और स्प्लिट का मतलब है बांटना। इस चैप्टर में हरारी समझाते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने ग्लोबल एम्पायर बनाने का सपना जगाया था पर अब वही टेक्नोलॉजी दुनिया को डिवाइड कर रही है। वो एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे डिजिटल नेटवर्क्स, सिलिकॉन वैली जाइंट्स और जियो पॉलिटिक्स का इंटरेक्शंस एक ऐसे स्प्लिट को जन्म दे रहा है जो पूरी दुनिया को फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकता है। सिलिकॉन कर्टेन यहाँ पर एक मेटाफर है जो ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने एक डिजिटल बाउंड्री क्रिएट कर दी है। ये बाउंड्री डिसाइड करेगी कि दुनिया एक यूनाइटेड ग्लोबल एम्पायर की तरफ बढ़ेगी या एक फ्रेगमेंटेड और डिवाइड वर्ल्ड में बिखरेगी। हरारी शुरू करते हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी के पैराडॉक्स के साथ। टेक्नोलॉजी जो दुनिया को एक साथ लाने के लिए बनी थी अब उसे ही डिवाइड कर रही है। उनका फोकस सिलिकॉन वैली और चाइना जैसे डिजिटल सुपर पावर पर है जो अपने अपना इकोसिस्टम्स और आइडियोलॉजीज के थ्रू ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए कंप्लीट कर रहा है। पहली चीज़ जो हरारी हाईलाइट करते हैं वो है टेक्नोलॉजिकल कॉलोनाइजेशंस। वो समझाते हैं कि कैसे सिलिकॉन वैली जाइंट्स जैसे गूगल, फेसबुक और अमेजोन ने दुनिया के हर कोने में अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर लिया है।
ये कंपनी सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर रही हैं बल्कि अपना कल्चर और इकोनॉमिक डोमिनेंस भी पॉसिबल कर रही हैं। हरारी आर्गू करते हैं कि ये एक नए टाइप का एम्पायर है जो डेटा और एल्गोरिथम पर बेस्ड है। फिर वो चाइना के टेक्नोलॉजिकल मॉडल के एनालाइज करते हैं। हरारी कहते हैं कि चाइना अपना एक इंडिपेंडेंट डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है जो सिलिकॉन वैली से अलग और सेंट्रलाइज्ड है। चाइनीज़ प्लेटफॉर्म जैसे वी चैट और टिकटॉक सिर्फ ऐप नहीं है बल्कि एक पूरी सोसाइटी को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म बन चुके हैं। हरारी वार्न करते हैं कि ये एक ऐसे डिवाइड का सिग्नल है जो फ्यूचर में और बढ़ सकता है। एक और क्रिटिकल इशू जो हरारी डिस्कस करते हैं वो है डिजिटल सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। वो बताते हैं कि कैसे कई कंट्रीज़ अपना इंडिपेंडेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो सिलिकॉन वैलीज और चाइना दोनों के इन्फ्लुएंस से बचे रहें। हरारी जियोपॉलिटिक्स और कॉन्सिक्वेंसेस का भी जिक्र करते हैं जो इस डिजिटल डिवाइड की वजह से हो सकता है। वो दिखाते हैं कि कैसे एआईज और साइबर वारफेयर जैसे टूल्स नेशंस स्टेट के बीच मिसट्रस्ट और कॉम्पिटिशन्स बढ़ा रहे हैं। वो समझाते हैं कि ये डिजिटल कोल्ड वॉर सिर्फ इकोनॉमी को नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी को भी थ्रेटन कर रहा है। फाइनली वो एक होपफुल नोट पर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। हरारी कहते हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कॉरपोरेशंस और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए करें तो ग्लोबल एम्पायर का सपना अभी भी पॉसिबल है, पर इसके लिए ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और इथिकल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि हरारी वार्न करते हैं कि दुनिया एक क्रॉस रोड पर है। या तो हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक यूनाइटेड ग्लोबल एम्पायर बना सकते हैं या फिर डिजिटल फ्रेगमेंटेशंस और मिसट्रस्ट की वजह से एक डिवाइडेड वर्ल्ड में बिखर सकते हैं। डिसीजंस हमारे हाथ में है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करते हैं। तो ये था पूरे बुक के समरी। आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। अगर आपको किसी और टॉपिक या किसी बुक समरी पे पॉडकास्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है आकाश कुमार।